नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार। 18 दलों की बैठक में फैसला, सोनिया गांधी ने किया ऐलान। जेडीयू की आरजेडी को चेतावनी, तथ्यों के साथ दें आरोपों का जवाब। आरजेडी का ऐलान, इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव। चीन के साथ दूर होगा सीमा विवाद, प्रदेश सचिव को उम्मीद। कहा, पहले भी सुलझे हैं ऐसे मामले। टकराव से अस्थिरता बढ़ने की जताई आशंका। हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच जत्था रवाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की निंदा, विपक्ष ने चूक पर मांगा जवाब। गोरखालैंड के लिए 15 जुलाई से बुनियादी अनशन का ऐलान। लोगों को परेशानी पर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य से मांगा हलफनामा। और आइए देखते हैं पहली खबर। जेडीयू ने कहा है कि आरजेडी को अपने नेताओं पर लगे आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। बैठक के बाद पार्टी ने आरजेडी के सामने ये मांग रखी है। बीजेपी इसे अल्टीमेटम की तरह देख रही है, तो आरजेडी ने फिर साफ किया कि तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। बिहार में बदलते सियासी समीकरणों के बीच मंगलवार को सत्ताधारी जेडीयू की अहम बैठक हुई। वैसे तो बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई, लेकिन भ्रष्टाचारों के आरोपों पर इशारों में आरजेडी को चेतावनी भी दे दी। जनता का वह जनादेश है, हम उसका पालन करना जानते हैं, लेकिन हम यह उम्मीद जरूर करते हैं कि अगर आरोप लगा है तो तथ्यों का विवरण जनता के बीच पेश किया जाना, ये जनमानस की अपेक्षा है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। अभी तो सुन के पक्ष विपक्ष का जो उचित निर्णय होगा, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को और समय देंगे, मतलब लालू परिवार को और समय दिया जाएगा। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाएगा। आरजेडी ने फिर दोहराया है कि उप मुख्यमंत्री पद से तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, भवन निर्माण मंत्री के रूप में, पथ निर्माण मंत्री के रूप में अति संतोषजनक और सराहनीय रहा है, और कहीं भी इस अवधि में कोई आरोप इन पर नहीं लगा है, इसलिए इनके रिजाइनेशन का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जेडीयू की मांग को बीजेपी अल्टीमेटम की तरह देख रही है। एक प्रकार का जनता दल यू ने राजद को अल्टीमेटम दे दिया है, आप जवाब दीजिए। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव जवाब दें, इस 3 एकड़ जमीन के हम मालिक कैसे बन गए। सोमवार को आरजेडी की बैठक भी हुई थी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी का आरोप था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों की मदद से महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीते शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में चल रही इस राजनीतिक हलचल पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी हैं। स्वागत है आपका। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, बहुत अहम मानी जा रही थी आपकी बैठक, और जेडीयू की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि तथ्यों के साथ आरजेडी सामने आए और उसे रखे, क्या इशारा ये दिखता है? देखिए कविंद्र, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि दोनों पार्टियों की पोजीशन इस मुद्दे पर बिल्कुल आमने सामने की है। आरजेडी ने अपनी बैठक के बाद कहा कि किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे तेजस्वी यादव, और जेडीयू ने बिल्कुल इस सुर में सुर नहीं मिलाया जो आरजेडी का सुर था, जो एक गठबंधन सहयोगी के बीच में आमतौर पे कहा जाता है। पब्लिक जो इंटरनल जो भी बातें होती हैं, लेकिन जो पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, बाहर के लोगों के लिए जो किया जाता है, वो आमतौर पे दिखावा ये किया जाता है जब कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं किसी गठबंधन में, तब भी कि नहीं हम एक हैं। अगर मान लीजिए सरकार चली जाए कुछ दिन बाद तो अलग बात है, लेकिन अभी तत्काल खुलासा इस बात का करना कि नहीं, वो पहले बताएं कि वो सही हैं कि नहीं है और जनता के समक्ष सारे ब्यौरे दें,
तो ये जो पोजीशन है मुझे लगता है, इसीलिए सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं बिहार में, जब वो अभी कह रहे थे और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसको आपने दिखाया भी इस न्यूज़ पैकेज में, तो वो दोनों का, जेडीयू और बीजेपी की बात काफ़ी मिलती जुलती है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि ज़्यादा गड़बड़ है और ये गठबंधन टूटने के कगार पर है। कब टूटेगा इसकी भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे ये आकलन जरूर कर रहा हूँ कि ये बहुत योजनाबद्ध ढंग से हुआ है और निश्चित रूप से इसका ये जो हो रहा है इसका बहुत पहले से पृष्ठभूमि बन रही थी, ये अनायास नहीं है। नियोजित आप कह रहे हैं कि एक पहले से प्री प्लान है, और जिस तरीके से बातें हो रही हैं, क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे थे लालू यादव उनकी पार्टी से छुटकारा पाने के लिए, उनको दूर करने के लिए? क्या ये उसी कड़ी का हिस्सा है? ये हो सकता है कि उनको एक संयोगवश ये मिल गया हो एक मुद्दा, लेकिन एक सीमा या एक लिमिटेशन जो भी कह लीजिए नीतीश कुमार जी की हमेशा रही है, क्योंकि गठबंधन के बगैर वो मुख्यमंत्री नहीं बने होते। दो ही ऑप्शन हैं बिहार की राजनीति में, या तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएं या आरजेडी के साथ बने रहें, क्योंकि और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तीसरे विकल्प की कोशिश नीतीश कुमार जी ने की थी जब वो आरजेडी से बाहर आए थे, तब उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम लोग भूल चुके हैं, उसका नाम समता पार्टी था। उन्होंने सीपीआईएमएल से गठबंधन किया था, वामपंथियों से किया था और बुरी तरह मात खाए थे। उसके बाद बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की और ले देकर लंबा समय उन्होंने बीजेपी के साथ बिताया है। तो मुझे लगता है कि बीच में एक प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा भी उनके अंदर थी। अब स्थितियां बदल गई हैं। ये लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता, अपनी राजनीति और अपने स्थायित्व को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से ये साफ उनको दिख रहा है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी जी का केंद्र राजनीति में जो दबदबा है वो बरकरार रहने की उसकी संभावना है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी को फिर से पुनर्परिभाषित कर रहे हों या फिर से पुनर्व्यवस्थित कर रहे हों। तो इसमें ये एक संभावना इसमें है। और क्या जिस नैतिकता को लेकर दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार पर खासतौर पर हो रही है कि उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए, अलग हट जाना चाहिए, क्या नीतीश कुमार कब तक जो राजनीतिक मैं कहूं कि दांव-पेच रहे, क्योंकि आप बारीकी से समझते रहे हैं बिहार की राजनीति को, वहां पर आज के दौर में इस तरह की नैतिकता वाकई मायने रखती है वहां की राजनीति पे? देखिए, आम आदमी जो भारत का है वो करप्शन से बहुत परेशान लंबे समय तक रहा, लेकिन उसको ये मालूम हो गया कि करप्शन इस देश में चुनाव से जुड़ी चीज है और भारत में चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि इस देश में वामपंथी पार्टियों के अलावा देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो रीजनल हों चाहे वो नेशनल हों, सभी पैसा लेती हैं और पैसा आसमान से नहीं आता है, पेड़ पर नहीं आता है, नौकरी करके नहीं आता है, चंदा से नहीं आता है, कहीं से आता है और जहां से आता है वो पवित्र रास्ता नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी भी जान गया है कि करप्शन एक ऐसा झुनझुना है जिसे हर समय बजाया जाता है किसी को खत्म करने के लिए या किसी को स्थापित करने के लिए। जो जिसे खत्म करना होता है और उसके बदले जो आता है उसको स्थापित करना होता है। तो करप्शन भारत में विचित्र स्थिति है और ये केवल भारत की नहीं है, समूची दुनिया में विकासशील देशों में भी यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा असल अब देखना यह है, क्योंकि देखिए बिहार में जो दलित पिछड़ों की राजनीति है, जो माइनॉरिटीज की राजनीति है, उसमें लालू प्रसाद का कोई सार्थक विकल्प अभी तक उभर कर नहीं आया। ये बात सही है कि लालू प्रसाद दूध के धुले नहीं है। सामाजिक न्याय के आधार क्षेत्र में आधार जो समुदाय हैं उनके बीच में गहरी निराशा है, क्योंकि इस सरकार ने भी कुछ बहुत काम नहीं किया है। जिस तरह का अचीवमेंट इस सरकार को मिला, जिताया लोगों ने, तो उतना उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस सरकार ने, खास सिवाय एक न्यायिक सेवाओं में आरक्षण करने के, और कुछ एक और कदम उठाए, लेकिन लैंड के क्वेश्चन पे, एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। तो गहरी निराशा है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि आप जानते हैं कि बिहार में समाजशास्त्रीय स्तर पर जाति का जो प्रश्न है और पूरे देश में बल्कि है, वो बहुत ही शिद्दत के साथ उठता है। तो वैसे में ये संभव है, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करें और वो ये कहें कि ठीक है, हमें जेल भेजो या कहीं भेजो, हम अपने एजेंडे के साथ फिर से
आएंगे और 27 अगस्त को उनकी रैली है। तो बहुत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है बिहार की राजनीति, लेकिन इस कशमकश में जो पिस रहा है वो बिहार का आदमी, बिहार का आम आदमी। एक आखिरी सवाल सर, कई लोग ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव पर जिस तरीके के आरोप लगे, एक बेहतर मौका हो सकता था कि वो रिजाइन करके नैतिकता की बात करके दूसरों पर हमलावर हो सकते थे, लेकिन वो मौका शायद आरजेडी गंवा रही है। क्या आप मानते हैं कि बेहतर विकल्प ये हो सकता था अगर आरजेडी को बिहार में एक साफ राजनीति की तरफ वो खुद को साबित करना चाहते हैं? देखिए, आरजेडी की राजनीति वंशवाद से इतनी ज़्यादा ग्रस्त है कि ये आप इस बात को हम नहीं नज़रअंदाज कर सकते, भुला सकते हैं कि आरजेडी भले लालू प्रसाद ने स्थापित की हो, लेकिन इस पार्टी की विरासत जो है कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई है। आई मीन लोकदल के बाद जनता दल के बाद आरजेडी और समता दल वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं इस पार्टी में, लेकिन कास्ट की एक डेमोक्रेटाइजेशन पार्टी में हुआ होता, वरना इसमें रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, इसमें जगदानंद सिंह हैं, इसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, लेकिन वंशवाद इस तरह इस पार्टी में हावी है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी, आप दक्षिण में देख लीजिए, उत्तर में देख लीजिए, तो वही है। तो इसमें हो ये रहा है कि शायद ये जो आप कह रहे हैं वो ऑप्शन लालू प्रसाद ने नहीं देखा। और दूसरी बात कि अब वो बार बार ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई केंद्र में उमा भारती जी तो चार्ज सीट है और यहाँ तो केवल अभी FIR है वगैरह वगैरह, जांच चल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी जो जानकारी है कि जेडीयू इस लॉजिक से आरजेडी की कन्विंस नहीं है। और अंदर अंदर जो बात हो रही है जेडीयू के नेताओं में, वो ये मान रहे हैं कि उमा भारती जी के केस से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद ध्वंस का केस है और ये जो केस है करप्शन का है। तो सांप्रदायिकता और करप्शन में करप्शन ज़्यादा खतरनाक है, सांप्रदायिकता उतनी शायद नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो ये मेरी जो जानकारी जो मुझे मिली है वो मैं आपके दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो गया है। अधिसूचना के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 जुलाई तक नाम वापसी हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर 5 अगस्त को मतदान होगा और इसी दिन परिणाम घोषित होंगे। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। 18 दलों की बैठक में आज यह फैसला हुआ। बैठक में जेडीयू भी शामिल थी, जो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि वो उम्मीदवारी को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद परिसर में 18 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके नाम का ऐलान किया। Some of our colleagues, leaders spoke to him on the telephone. He asked for 10-15 minutes to consider, after which again he was called on the phone and he agreed to be the candidate for vice presidency of India. बैठक में कांग्रेस के अलावा वाम दल, समाजवादी पार्टी, BSP, TMC, RJD, NCP, DMK और जेडीयू समेत कई और दलों के नेता मौजूद थे। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद, CPM महासचिव सीताराम येचूरी और TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने उनसे बात की। Everybody has endorsed the name, so it is not about A party, B party. Please, it is United Opposition Party candidate. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 5 अगस्त को होगा। 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।
विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव में आम राय पर जोर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा मिला के एनडीए के पास बहुमत है, इसलिए मेरे ख्याल से, और वो ऐसा पद है राज्यसभा चेयरमैन, सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से चयन करें तो अच्छा होगा। आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। दिल्ली और श्रीनगर में सुरक्षा हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह राज्य मंत्री श्रीनगर पहुंच चुके हैं। केंद्र और गुजरात सरकार ने हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव मंगलवार को विशेष विमान से उनके गृह राज्य गुजरात लाए गए। सूरत में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने हमले की निंदा करते हुए मुआवजे का ऐलान किया। 10 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उनको देंगी और जो इंजर्ड हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपया का सहायता करेंगे। और मैं बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। श्रीनगर में राज्यपाल NN वोहरा, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घटना को कश्मीरियों के लिए धब्बा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने हालात की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की आपात बैठक की। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं इसको कंडेम करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के लोग जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, खुफिया एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारी शामिल हुए। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कायराना हमले की निंदा की है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, दुखद रही है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कश्मीर के हालात और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। वहां वो राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और CRPF के DG भी श्रीनगर में हैं। All this is a matter of investigation. It is being investigated by the Jammu and Kashmir police, and soon we'll know how it all happened. इस बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हुआ और मंगलवार को नया जत्था रवाना हुआ। जितना भी लोग मिले यहाँ सबको बोल रही थी, जोरदार से गए हैं लोग। बोले भारत माता की जय। मैं असम से आया हूँ, कोई डर नहीं क्योंकि हम लोग का इंडियन आर्मी इतना स्ट्रांग है, सारे पहाड़ों में पूरा हम लोग को लिए गार्ड दे के रखा है, कोई डर नहीं है। आतंकियों ने अनंतनाग के खानबल इलाके में सोमवार रात अमरनाथ यात्रा पर गई बस को निशाना बनाया। अंधाधुंध फायरिंग में 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है और इसे मानवता पर हमला करार दिया। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा में चूक पर सवाल भी उठाया। आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में 18 विपक्षी दलों की बैठक में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में पीड़ितों से गहरी संवेदना जताई गई और मारे गए लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में हमले के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर इसे मानवता और भारत की विविधता पर हमला बताया गया।
विपक्ष का कहना है कि खुफिया सूचना होने के बावजूद आतंकी हमला रोकने में नाकाम सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह सुरक्षा में गंभीर और अस्वीकार खामी है और इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। The government of India needs to introspect as to why, despite advanced intelligence inputs, was there a failure to prevent this attack. Despite very good intelligence inputs, why was precautionary measures not taken? And the guilty, whoever it is, must be identified and brought to book. And now future security must be beefed up so that such things cannot repeat. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अपील है कि भारी संख्या में अमरनाथ तीर्थयात्री कश्मीर आकर आतंकियों के मंसूबे को नाकाम करें। I appeal to everyone in my nation, please come in large numbers so that you can defeat these elements who want to destroy our nation. देश भर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। जम्मू, अहमदाबाद, वाराणसी समेत कई जगहों पर लोगों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। अमेरिका, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। इस बीच आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा समेत देश भर में चल रही कांवड़ यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों का अमरनाथ यात्रियों पर हमला सिर्फ एक वर्ग विशेष पर हमला नहीं, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर भी चोट है। अगर यात्रियों की संख्या में कमी आती है तो कई कश्मीरियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। कैमरामैन सरोज दास के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर। भारत ने कहा है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव को दूर कर लिया जाएगा। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सिंगापुर में एक सेमिनार में कहा कि दोनों देशों के बीच पहले भी इस तरह के विवाद हुए हैं जिन्हें सुलझा लिया गया। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच तनाव पूरे विश्व में अस्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। सिंगापुर में मंगलवार को एक सेमिनार में विदेश सचिव एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर भारत का पक्ष साफ किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा में कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन हर बार उसे सुलझा लिया गया है। इसलिए मौजूदा विवाद के बारे में ये नहीं समझना चाहिए कि ये हल नहीं होगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों संजीदा हैं। It is likely from time to time that there are differences. I think it's not the first time that has happened. And when such situations arise, in many ways, how we handle it, as I pointed out in my remarks, is a test of our maturity. I see no reason why, having handled so many situations in the past, we would not be able to handle this one. विदेश सचिव एस जयशंकर ने खास तौर पर जिक्र किया कि भारत और चीन के बीच अस्ताना में एससीओ शिखर सम्मेलन के वक्त दोनों देशों के प्रमुखों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भारत और चीन को मतभेदों के झगड़े में नहीं बदलने देना चाहिए और दोनों देशों के बीच शांति दुनिया में स्थिरता के लिए जरूरी है। सिक्किम के डोका-ला में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच तनाव है और दोनों देशों की सेनाएं यहां डटी हुई हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की 4 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद आज पहली बार गोरखालैंड समन्वय समिति की बैठक हुई। अलग अलग पार्टियों से बनी 22 सदस्यीय समिति ने बेमियादी बंद जारी रखने का ऐलान किया। समिति के कई सदस्य 15 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र से दार्जिलिंग में अर्धसैनिक बलों की बदले वहां पर परेशानी पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर हलफनामा मांगा है। मामले की सुनवाई अब 14 जुलाई को होनी है। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की जरूरत को लेकर राज्य और केंद्र के बीच विवाद पर नाखुशी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री से संबंधित केंद्र की अधिसूचना पर आज रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के स्टे आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्र अगले 3 महीने में नए नियम बनाएगा। केंद्र ने बताया कि वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर
रोक के लिए नियमों में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने केंद्र को ये अंडरटेकिंग देने पर मजबूर किया कि वो पिछले दिनों जारी अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं करेगी। 23 मई को पर्यावरण मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को असंगठित क्षेत्र तक पहुंच बढ़ानी चाहिए। वित्त मंत्री दिल्ली में नाबार्ड के स्वयं सहायता समूह में बैंक लिंकेज कार्यक्रम के 25 साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे। तो खबरों का आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।